नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव की काउंटिंग के काउंटडाउन को लेकर। जयपुर और जोधपुर समेत 6 जिलों में पंचायती राज के चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद अब मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी और आपको बता दें कि सभी पदों के लिए कल शाम तक चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी कर दी है। उम्मीदवार बेचैन हैं, सियासत ने उन्हें बाड़ेबंदी में कैद कर दिया है। उम्मीदवारों से मोबाइल की आजादी तक छीन ली गई है और रिजॉर्ट से लेकर होटलों तक में पहरे बिठा दिए गए हैं। चुनावों को लेकर मरुधरा में सियासी पर्यटन पूरे परवान पर है और धर्म स्थलों से लेकर पिकनिक स्पॉट्स तक सियासी पर्यटन से सरोबर है। मरुधरा की सियासी फिजा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत के गीत गुनगुना रही हैं और बीजेपी कांग्रेस के राजनीतिक सूरमा चुनाव में एक दूसरे को पटखनी देने का दावा कर रही हैं। भाजपा और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी जीत और अपनी पार्टी का बोर्ड बनाने का दावा कर रही हैं। कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि मतदाता विकास के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में ही आएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि प्रधान के साथ ही जिला प्रमुख पद का भाजपा काबिज करेगी। दोनों अपनी जीत के दावे कर रही हैं, पर मतदाता ने किसे जनादेश दिया है इसका पता कल ही चल पाएगा। फिलहाल तो दोनों पार्टियों के प्रत्याशी बाड़ाबंदी में कैद हैं और पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य का ताज किसके सर सजेगा, कल इसका फैसला हो जाएगा। कल नतीजे आपके और हमारे सामने होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में कौन बनेगा सिरमौर। बीजेपी और कांग्रेस के दावों में कितना दम है? क्या लाज बजा पाएगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सूरमा? और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि हार जीत का गुणा भाग कितना फेल कितना पास होगा और क्या बाड़ाबंदी दिलाएगी सियासी ताज। जिस तरीके से बाड़ाबंदी की गई है उम्मीदवारों की, तो क्या ये बाड़ाबंदी सियासी ताज जो है वो दोनों ही पार्टियों को दिलाएगी, ये कल पता चलेगा। और इसी बीच हमारे साथ इस मुद्दे पर बहस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से अशोक सिंह शेखावत जी जुड़ गए हैं, जो कि नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और कांग्रेस के नेता राजेंद्र आर मेघवाल जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान के बड़ी बहस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा राजेंद्र आर आपसे से, जिस तरीके से लगातार दावे किए जा रहे हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की ओर से कि पंचायत चुनावों में जीत कांग्रेस पार्टी ही दर्ज करेगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं, लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने विकास के मुद्दों को दरकिनार किया है प्रदेश में, और जिस तरीके से कांग्रेस की अंदरूनी कलह है उसका असर चुनावों पर देखने को मिलेगा और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी पंचायत चुनाव में। जी राजेंद्र जी। अभिषेक जी, जैसा कि आपने बताया 6 जो जिलों के पंचायत राज चुनाव हैं, तो मैं इस संदर्भ में ये बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर पंचायती राज संस्थानों की स्थापना और सशक्तिकरण से लेकर संवैधानिक मान्यता तक का पूरा ये जो सफ़र आज हमने 1959 से लेकर आज 2021 तक का जो सफ़र तय किया है, उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। और आज मतलब गाँव में जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज की व्यवस्था है, वही कांग्रेस पार्टी की देन है। आज जहाँ पे गांव में पंचायती राज के माध्यम से सशक्तिकरण की बात हो, तो कांग्रेस हमेशा से, और हमारी सरकार ने विगत 2.5 सालों में जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम किए हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे मतलब रोजगार के क्षेत्र में हो, तमाम तरीके के कार्यक्रम किए हैं, जिसमें किसानों से रिलेटेड सारे के सारे जो अच्छे फैसले किए, वो आज अपने आप में हमें पूरा जीत दिलाएंगे। और जहाँ तक भाजपा की बात है, तो भाजपा मतलब अपनी हताशा दिखा रही है कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात करती है। जब उनको दिख रहा है कि सामने हार दिख रही है, तो वो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि हमारी सरकार के अंदर कोई भी सरकारी मशीनरी का या सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होता है। ये दुरुपयोग करने का इनका खुद का अपना शुरू से अतीत और इतिहास रहा है। केंद्र में सरकार देख सकते हैं आप किस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, किस तरीके से अपने विपक्षी प्रतिद्वंदियों को ये
मतलब प्रताड़ित करते हैं, उनके खिलाफ जांच और उनके झूठे मुकदमे चलाते हैं। और रही बात भाजपा के अंदर अंदरूनी कलह की, तो भाजपा के अंदर तो 7-8 आदमी मुख्यमंत्री वेटिंग में मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं। किसी के बीच में कोई समन्वय नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजियां चल रही है वो वास्तव में पूरे देश को और पूरे दुनिया मतलब प्रदेश को पता है। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस अपने विकास के एजेंडे को लेकर ही जनता के सामने गई। और जो स्वास्थ्य आज आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सिर्फ 81 मरीज हैं, जबकि पूरे देश के अंदर अभी भी हजारों मरीज आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे वास्तव में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कोरोना का प्रबंधन किया वो आज काबिले तारीफ है। इसकी प्रधानमंत्री नहीं पूरी दुनिया में राजेंद्र जी आपकी बात समझ गए पूरी तरीके से। राजेंद्र जी आपकी बात समझ गए। अब एक बार अशोक सिंह शेखावत जी का इस पर प्रतिक्रिया उनकी ले लेते हैं। एक बार अशोक सिंह जी, जिस तरीके से राजेंद्र आर्य जी ने तमाम आरोप प्रत्यारोप जो है भारतीय जनता पार्टी के सर माथे रख दिए हैं, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी, तो वहीं राजेंद्र आर्य जी ने कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। किस तरीके से जवाब देंगे आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? ग्राम पंचायत एक आप एक इकाई के रूप में है और जनता अपना मत देती है। और जनता की सरपंच के बाद में जो प्रधान है, जो जिला प्रमुख के, ये पंचायत समिति के जिला परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव होंगे और बाद में ये जिला प्रमुख बनेंगे और प्रधान भी बनेंगे इनके चुने हुए मेंबरों के द्वारा। ये तो एक व्यवस्था है। दूसरी, इन्होंने कहा कि हमने एक अच्छी व्यवस्था करी चुनाव के अंदर, सरकार हमारे मंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है, विधायकों ने उनको इम्प्लीमेशन लाने का काम किया है, ये कांग्रेस का। लेकिन कुछ चुनाव में यह मतलब ऐसे आंकड़े आ रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कामा की विधायक हैं जाहिया जी अपनी पुत्री को जिताने के लिए किस प्रकार से लड़ाई थी। और जो विपक्ष के हो चाहे निर्दलीय रूप में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको कईयों के नामांकन को उन्होंने जबरदस्ती प्रशासनिक रूप से और एक तरह से दबाव से उसको किया, उनको वापस नामांकन कराया, उनका उसका खारिज कराने की कोशिश करी। दूसरे आपके यही भरतपुर के बदमाशों के मंत्री सुभाष गर्ग जी, उन्होंने अपने रिलेटिव के लिए किसी प्रकार का एक जो काम करना चाहिए था, तो आपका काम तो ये था कि आप जनता के काम करते, लेकिन इन्होंने काम किया लोगों को बिठाने का। एक इनके ही जोगेंद्र सिंह अवाना उज्जैन से आते हैं, उन्होंने भी यही काम किया जी। दूसरा आप देखिए कि जोधपुर का उदाहरण बताऊंगा आपको, दिव्या मदेना जी, वो चुनाव के अंदर वहां किस प्रकार से आप देखिए जी, पुलिस वालों को क्या कहते हैं कि यू आर ए माई सर्वेंट, मतलब मैं चाहूं जैसे आपको करना पड़ेगा, हमारे नौकर है। ऐसी शब्दावली का प्रयोग जनता के सामने करते हैं और उसका वीडियो वायरल होता है। तो इसके बारे में कांग्रेस ने आज तक ऐसा खंडन नहीं किया है कि ऐसा क्यों और कैसा रहा वहां। आप देखें आरएलपी के साथ में उनका कैसा, किस प्रकार से उन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया। प्रशासन से कई लोग जो उम्मीदवार थे उनके नामांकन को रद्द कराने का काम किया, गुन्निस के। ये जोधपुर की बात है। यही बात देखिए आप एक प्रशासन की ओर देखूंगा, आप एसडीएम क्या कर रहे हैं, जो एक टेक्निकल है, लीगल पॉइंट है जी। एजेंट को ये कह रहे हैं, काउंटर जो काउंटिंग जो एजेंट होता है कि प्रत्याशी को लाइए और हमारे समक्ष कि साहब ये काउंटिंग एजेंट है, ये नियमों में कहीं भी नहीं है जी। एजेंट से शुरू से लेकर की जो प्रक्रिया होती है, चुनाव से लेकर के जो एजेंट प्रबंधन से लेकर करके जिनका काम देखते हैं, 3 प्रक्रिया होती है एजेंट की, उसमें भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये प्रक्रिया करिए, हमें चुनाव आयोग को शिकायत करनी पड़ी है। देखिए कि प्रशासन का कैसा ये दुरुपयोग कर रहे हैं कि मतलब काउंटिंग एजेंट के लिए भी देखो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। जी अशोक जी अशोक जी बात समझे आपकी। राजेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। जी अशोक जी, राजेंद्र जी एक बार जवाब देते हैं। राजेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर सीधे तौर पर अशोक जी का कहना है कि जो कांग्रेस है वो प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी होने का फायदा उठा रही है और ये सत्ता का दुरुपयोग है। अभिषेक जी, मैंने जैसा बताया कि ये इनकी मतलब जो चुनाव के जो कल नतीजे आएंगे उससे पहले की हताशा बोल रही है। मैं फिर बताना चाहता हूं कि अगर इस तरीके की कोई भी बात थी तो चुनाव आयोग को इनको शिकायत करनी चाहिए और ये पूरी की पूरी आपके जिला कलेक्टर के माध्यम से चुनाव आयोग तक शिकायत की जानी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ नहीं सिर्फ बातें करते हैं, कोई शिकायतें नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उन बातों को कर रहे हैं। ये जोधपुर का एग्जांपल दे रहे हैं। इनसे पूछिए कि जोधपुर में शेरगढ़ के अंदर, जोधपुर के अंदर इनके सुनिए अशोक जी सुन लीजिए,
सुनिए, जोधपुर के अंदर शेरगढ़ के अंदर जो विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर जो पंचायत समिति और जिला परिषद के इनके भाजपा के प्रत्याशियों ने क्यों अपना नामांकन मतलब पर्चे वापस ले लिए। आप सोचिए ना उस वक्त, क्योंकि वहां के जो पूर्व विधायक हैं और जो स्थानीय सांसद हैं जो कि केंद्रीय मंत्री भी है, उनके बीच में आपसी गुटबाजी है। ये अपने अंदर ही आपस में इतने बुरी तरीके से मतलब उलझे हुए हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा पे। जी राजेंद्र जी, आपका अशोक जी आप कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग के पास गए, यहाँ पर राजेंद्र जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी कोई नेता चुनाव आयोग के पास नहीं गया, झूठे बातें कही जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से जवाब देंगे आप यहाँ पर? अब देखो कि जिस प्रकार से आर्य साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं गया, मैं कह रहा हूं आम जनता गई है प्रशासन के पास में। जी निर्दलीय विधायक क्या आपके जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग गए हैं, उनकी तो नहीं सुन रहे और वायरल वीडियो हो रहे हैं वो इनके पास पहुंच रहे हैं, लेकिन सत्ता के मद में कि हमें कैसे न कैसे जीतना है, आला कमान को दिखाना है कि 2 गुट में हम हावी गुट हैं, ये हावी गुट नहीं है। लेकिन जनता सब कुछ देख रही है कि कौन काम कर रहा है और कौन किसको दबाने की कोशिश कर रहा है। पिछली बार के चुनावों में देख लिया उन्होंने कैसे किया, लेकिन जनता ने उनको मुक्ति दी। सबसे पहले तो हम साधुवाद देते हैं जनता को, जो कि जिस प्रकार से वोटिंग हुई है उसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक मेंबर जीत के आएंगे और प्रधान भी बनेंगे और जिला प्रमुख भी बनेंगे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार दिया, सब किसानों को किया। किसान के पास तो आप जा ही नहीं सकते, किसान तो पूछ रहा है कि मेरा कर्ज क्या हुआ, मेरे पास तो नोटिस आ रहे हैं, मेरी जमीन कुर्की हो रही है, उसका जवाब तो ये दे ही नहीं पा रहे हैं। दौसा जिले के कई किसानों के मेरे पास खुद के पास हैं, नोटिस मिले हैं कि किसानों की जमीन कुर्क हो रही है, उनकी नीलामी होने के लिए तैयार बैठी है, और फिर कह रहे हैं कि साहब रोजगार दिया। अरे भाई कौन सा रोजगार दिया? रोजगार दिया तो आप महल में क्यों बैठे हो, बताइए हमने रोजगार दिया है। भत्ते की बात आती, भत्ता बताइए ना। 27 लाख बेरोजगार हैं और आपने कह दिया साहब हमने भत्ता दे दिया। बिजली की क्या कमी हो रही है राजस्थान के अंदर? अशोक जी समझे कितनी ग्रामीण एरिया में राजेंद्र जी किस तरीके से जवाब बिजली नहीं मिल पा रही है, जिस तरीके से तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं और जिस तरीके से आप सत्ताधारी पार्टी लगातार ये कहती है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिया गया है, किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े यहाँ पर अशोक सिंह जी के द्वारा पेश किए जा रहे हैं, इससे तो लगता है कि जो कल मतगणना होगी उसमें कुछ जो तस्वीरें हैं वो विपरीत ही सामने आ जाएंगी, अगर ये आंकड़े सही हुए तो, और इन आंकड़ों के आधार पर अगर आम जनता ने मतदान किया होगा तो। अभिषेक जी पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं, अगर अशोक जी को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ तो इनको यूपी का उदाहरण देख लेना चाहिए। अभी 4-5 महीने पहले ही, 2-3 महीने पहले ही चुनाव है, वहां पे किस तरीके की बातें हुई है। इन्होंने अपने कैंडिडेट्स को गुजरात भेज दिया और उत्तर प्रदेश भेज दिया। इनको खुद पे भरोसा नहीं है, अपने कैंडिडेट्स पे भरोसा नहीं है। राजेंद्र जी बेड़ाबंदी तो आपने भी कर रखी है, राजस्थान सरकारी क्षेत्र में सेवा देने में बेड़ाबंदी तो आपने भी कर रखी है। सुनिए, बंदी तो आपने भी कर रखी है। अगर बात करें Z+ सुरक्षा की, बाड़ाबंदी नहीं है सर, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में, क्योंकि चुनाव देखिए आप, प्रधान के चुनाव है, प्रमुख के चुनाव है, उप प्रधान के चुनाव है, पंचायत समिति से संबंधित जो नए चुनकर आएंगे उन लोगों को जो जानकारी या उनसे संबंधित जो सूचनाएं हैं उनको, पूरा जो लोकतंत्र है ना, आज पंचायती राज संस्थानों के बारे में उनको बताना, उनको शिक्षित करना, ये सारी की सारी चीजें, उसको आप बाड़ाबंदी मत कहिए, ये बहुत ही हल्का वर्ड है। इसको आप ये कहिए कि भाई ये लोगों को एक आपस में जागरूकता शिविर की तरह से लिया जा रहा है, वो कैंप कर रहे हैं, उसमें वो अपने जो प्रशासनिक या जो भी आपके पंचायत बिल्कुल राजेंद्र जी हम समझ गए कि कैंप कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं, ये होटलों में, रिजॉर्ट में ठहरा देंगे, उनके मोबाइल बंद करवा देंगे, मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। ये आपने कहा कि जिस तरीके से लोकतंत्र वो है, ठीक है, अशोक जी की राय जान लेते हैं। अशोक जी किस तरीके से आप जवाब देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखो कि आर्य साहब ने ये तो स्वीकार किया कि ट्रेंडिंग होती है, लेकिन इनके जो चीफ साहब हैं जी पीसीसी के, उन्होंने तो कहा कि हमें तो बड़ा डर लग रहा है जी, पता नहीं कौन सा गुट ले जाए हमें जी। एक तो वो बात की और विपक्ष के लिए बात की, और आज ये ट्रेंडिंग की बात करें, बात तो सही है, लोकतंत्र के हम सारे नए लोग आए हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, कुछ पुराने हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं जी। और कुछ सत्ता का दुरुपयोग आपने देखा पिछली बार कैसे दुरुपयोग किया। 2 हमारे जिला प्रमुख बनते और इन्होंने तोड़ के लेके गए, अजमेर में देखा, बूंदी में देखा, तो कैसा दुरुपयोग किया। कुछ हमारे प्रधान बनते उनके साथ इन्होंने किया, तो ये तो सत्यता है। और अभी भी लग रही है सरकारी मशीनरी लग रही है, बूढ़ चोर कोशिश लग रही है, कैसे न कैसे सैन मारे, और सैन मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये। लेकिन
आप देखिए कि लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने किए हैं, और फिर इन्होंने कहा कि हम झूठे मुकदमे आप देखेंगे कि झूठे मुकदमे दायर करने की तो कांग्रेस का अच्छा है। अपने ही पीसीसी पूर्व के खिलाफ झूठे मुकदमे, अपने ही विधायकों के खिलाफ, और वो वहां बैठे हैं कहां, इनके साथ विधानसभा में बैठे हैं और कह रहे हैं सब वाई सैंपल ले लो। मतलब कैसी है मजाक की बात ये, और कह रहे हैं झूठे मुकदमे। और सरकार चल रही, तो आप बता दें कैसे चल रही है सरकार, कहां चल रही है सरकार। मंत्री आपसे के अंदर देख लीजिए ना, हेमाराम जी चौधरी जैसे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि मेरा क्या कसूर, मेरी जनता का क्या कसूर, मेरा तो चलो हो सकता है कसूर, लेकिन उनके तो काम कीजिए आप। इन्हीं के वेद प्रकाश जी सोलंकी जी बार बार में कह रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार करो जी। और आते कौन है, आप देख लीजिए 3-3 नेता आ गए, लेकिन कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा। मंत्रिमंडल तो छोड़िए, काम ही नहीं हो रहा जनता के काम। ये तो कुश्ती लड़ रहे हैं आपसे के अंदर, हमें ये चीज मिल जाए, हमें ये चीज मिल जाए। हमारे जो प्रभारी आते हैं वो संगठन की संरचना करते हैं, जनता की बात समझ गया क्या भूमिका होती है उसके बारे में मार्गदर्शन देते हैं। अगर बात सेंधमारी को लेकर करें तो क्या आपकी पार्टी को भी, बड़े नेताओं को भी इस बात का डर है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेंधमारी की जा सकती है? बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी को पूरा का पूरा, अभी हम ये जो 6 जिलों की पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव है उसमें हम बहुत ज़्यादा बहुमत से जीतकर आएंगे और ज़्यादा प्रमुख और ज़्यादा प्रधान हमारे बनेंगे। निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार, अभी आपने देखा होगा 1 जनवरी को 25 रुपए गैस सिलेंडर पे और बढ़ाए। आज गैस सिलेंडर मतलब कोलकाता में सबसे ज़्यादा 911 रुपए का है, जयपुर के अंदर 888 रुपए का जो गैस सिलेंडर 2014 में 414 विद सब्सिडी मिलता था, वो सिलेंडर आज पूरा का पूरा सिलेंडर आपका 888 रुपए में जयपुर में मिलता है। डीजल के भाव देखिए, डीजल का भाव 100 के आसपास हो गया। आपने कहीं देखा होगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भाव कम होते हैं 4 महीने के अंदर न्यूनतम स्तर पे, फिर भी पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाए जा रहे हैं। 110 रुपए में पेट्रोल बिकता है, 100 रुपए में डीजल बिकता है। और आपका जो रसोई मतलब कुकिंग का जो ऑयल है, जो सरसों का तेल है, अशोक जी भी आता हूं। अशोक जी इसी मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर ही आपका जवाब मिला। सबकी सब चीजें महंगी हो गई। रोजगार, मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आए थे। 2 करोड़ 7 साल में 14 करोड़ रोजगार चले गए। 10 करोड़ और ठीक है राजेंद्र, समझ गया। ठीक है अशोक जी समझ गए। राजेंद्र जी समझ गए। अशोक जी का राय इस पर उनकी प्रतिक्रिया जो है ले लेते हैं। अशोक जी, जिस तरीके से बात यहाँ पर राजेंद्र जी ने महंगाई की है, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि पंचायती चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? क्योंकि जो जनता है वो इंटरनेशनल मार्केट नहीं समझती है। जनता जो है वो तमाम चीजों को, जीडीपी, इन सब चीजों को नहीं समझती है। जनता तो ये समझती है कि हमारी जीएसटी 800 रुपए जा रहे हैं सिलेंडर के लिए, 100 रुपए जो हमारे जा रहे हैं वो 1 रुपए जा रहे हैं। जनता तो यही समझेगी कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो इसका खामियाजा क्या भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है इन पंचायती चुनावों में? क्योंकि इन्हीं पंचायती चुनावों को भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से, बड़े नेताओं की ओर से कहा गया कि सेमीफाइनल्स हैं चुनावों से पहले। जी अशोक जी, मैं कह रहा हूं कि गांव की राजनीति है, गांव के मुद्दे होते हैं जो सरकार के, और उसके मुद्दे होते हैं। गैस नहीं चलती क्या? मैं बता रहा हूँ ये बातें हैं। मैं कह रहा हूँ मतलब खाने का तेल गांव में। राजेंद्र जी समय कम, एक बार बात सुन लेते हैं अशोक जी की। वेट कम कीजिए ना, आप वेट कम क्यों नहीं कर रहे? वेट कम कीजिए ना। सबसे ज्यादा वेट राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वेट ड्यूटी की वजह से महंगा हुआ है। एक्साइज ड्यूटी एक साल पहले बढ़ी है। आप वेट के यहाँ पर कीजिए, वेट के अंदर 25% वही हाल है जहां पर आपकी सरकार है, गुजरात में भी वही हाल है जहां पर आपकी सरकार है। यदि ये महंगाई के लिए वहां पर भी, अगर हरियाणा को लेकर बात करें, आप ही की सरकार है, आप ही की सरकार वहां पर भी है, तब भी हाल वहां पर भी वही है। 800 रुपए से अधिक सिलेंडर के दाम है, 100 रुपए से अधिक लीटर पेट्रोल का है। तो सरकार तो आपकी भी वहां पर, आपने वहां पर वेट क्यों नहीं कम कर दिए या करवा दिया? कह रहा हूं कि वहां वेट 10 से 15 रुपए के बीच के अंदर और राज्यों के अंतर है। अशोक जी, आप जनता नहीं रहे कि जिसे बरकरार दिया जाए, वेट के बारे में बताएंगे। कोरोना काल में 4 बार वेट बढ़ा दिया। चर्चा को हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। अशोक सिंह जी, राजेंद्र आर्य जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों लोगों ने अपना कीमती समय जो है इंडिया न्यूज को दिया। इसी के साथ फिलहाल इस बहस में इतना ही, लेकिन साथ ही अब कल ये स्थितियां साफ हो जाएंगी, ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि किस पार्टी को मतदाताओं ने अपना मत दिया है और किस पर भरोसा जताया है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।